अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस वक्त कोशिश कर रही हैं इसराइल को बाज रखने की कि वो अपना हमले जो हैं वहाँ बंद कर दें, लेकिन अभी तक उन्हें नाकामी हुई है और इसराइल की बमबारी जो है इस वक्त अभी तक जारी है और गुज़श्ता 24 घंटे में अभी तक मज़ीद 31 लोगों की शहादतों की खबर आई है। दूसरी जानिब अल-अक्सा ब्रिगेड ने यरूशलेम पर हमला किया, उन्होंने रॉकेट फेंके। उस रॉकेटों में मेरे पास जो इत्तला आई है वो ये है कि उसमें तकरीबन कोई 8 या 9 बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है और उसमें कुछ लोगों के हलाक होने की इत्तला है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त आज सुबह से सुबह जब ये सारे मामले हुए तो दूसरी जानिब खान यूनुस के ऊपर और अल जबेर के पास, जैसे मैंने कल बताया था, जहाँ जंग हो रही थी वहाँ अभी तक जारी है और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस वक्त तक जो है हमास को बढ़तरी हासिल है और अल जबेर और खान यूनुस के काफ़ी इलाकों से हमास ने इसराइली फ़ौज को पीछे ढकेल दिया है और उनको नुकसान हुआ है। लेकिन ख़ास तौर पर जो खान यूनुस का के साथ साथ रफ़ा का जो इलाका है, जहाँ पे एक वैली है जहाँ से कि हमास जो मतलब मिस्र जाते हैं और एक रास्ता जो है एक वैली बनती है, वहाँ पर भी इस वक्त काफ़ी लड़ाई है। और मुझे अब से थोड़ी देर पहले मुझे वहाँ से पैगाम मिला था, जब मैंने उनसे मालूमात करने की कोशिश की तो वहाँ से भी बताया गया कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़े हमले के अंदर एक ऐसी बड़ी सुरंग थी जिसके बारे में कि इसराइल ने कहा था कि उस सुरंग को उन्होंने तबाह कर दिया है। तो वो हमें वीडियो भी उन्होंने भेजी। मैं नॉर्मल अपनी वीडियो दिखाता नहीं हूँ कुछ किसी वजूहात की बिनाद पर, लेकिन उन्होंने जो मेरे पास वीडियो भेजी है और उन्होंने प्रूफ भेजा, उन्होंने कहा कि हमारी ये सुरंग मौजूद है और इसी सुरंग से निकल कर उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला किया जिसके नतीजे में तकरीबन कोई 18 के करीब जो है इसराइली फ़ौजी मारे गए और 4 उनकी गाड़ियाँ जो हैं बख्तरबंद वो भी तबाह हुई और मज़ीद नुकसान है। लेकिन अब वो वीडियो के अंदर जो आया है मैंने वो बताया, बाकी वो तो ये कहते हैं कि मज़ीद नुकसान हुआ है। अच्छा, एक तरफ तो ये तमाम सूरत हाल जारी है, दूसरी जानिब जो बहिरा अहमर है, रेड सी, वहाँ की पोजीशन ये है कि दुनिया की तमाम जहाज़रान कंपनियों ने बहिरा अहमर से जहाज़ गुजारने या चलाने के से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और इस सूरत हाल के ऊपर जो मैंने आपको कल भी बताया था और गुज़श्ता 2-3 से कह रहा हूँ कि ये हालात जो हैं यूरोप और अमेरिका को, ख़ास तौर पर इसराइल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, क्योंकि उनकी तिजारत तमाम रुक गई है। उनके पास तेल का बहरान पैदा हो सकता है क्या, बल्कि बहरान पैदा होना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि अमेरिका ने आज बाइडेन ने जो बरतानवी हैं वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, उनसे बात की है और इस मसले के ऊपर उनको राज़ी करने की कोशिश की है कि वो जो इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है उस टास्क फोर्स के हवाले से वो फौरी तौर पर कोई अमली कदम उठाने के लिए तैयार हों। हो सकता है कि इस मसले के ऊपर इनके कोई आपस में कोई मज़ीद मुलाकातें भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि बरतानवी हम मनसब जो मुशीर सलामती के वो हैं वो अमेरिका जाएं या अमेरिका से, इस वक्त चूँकि कुछ पर्सनैलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं तो वो हो सकता है कि कोई चेक आउट करें कोई प्रोग्राम इस हवाले से अमली तौर पर। तो ये इसलिए तवक्को की जा रही है कि शायद अगले 24 घंटे में कोई मामला होगा। लेकिन यहाँ मैं साथ एक बात ये बता दूँ कि जो अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाई थी इसको यमन के में जहाज़ों को रोकने की खातिर, उसमें मैंने आपको 10 मुल्कों का बताया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसके मज़ीद 2 की तादाद और हो गई है और यानी वो 12 हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक मसला और ये भी है कि पहले तो ये टास्क फोर्स की बात की गई थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये एक छोटी सी एक फ़ौज होगी जो कि न सिर्फ उन जहाज़ों को डिफेंड करेगी बल्कि ये जो हूसी बागी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। यानी दूसरे अल्फाज में ये है कि ये एक जंग की सी सूरत होगी। अच्छा, इसी दौरान अब सारी सूरत हाल जो है उसमें यह है कि ईरान ने, मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि ईरान ने अमेरिका को, जब उनका जहाज़ आइजनहावर आया था और जेरार्ड फोर्ड भी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और आइजनहावर तो सुना बहुत, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले, अगर आपने मेरा वीलॉग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो बिल्कुल ईरानी पानियों के करीब आ चुका था। तो उनको बाकायदा वार्न किया गया और उनको कहा गया कि आपकी लास्ट वार्निंग है, अगर आप यहाँ से दूर नहीं हुए तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इस तमाम सूरत हाल के अंदर हुआ कि अमेरिकन जो बहरी बेड़े हैं वो दूर हट गए और अमेरिका भी इस वक्त जो है वो इंतहाई घबराहट के आलम में है और सरासीमगी के आलम में है और वो इस वक्त कोई भी कोशिश इस वक्त नहीं कर रहे कि ईरान के ऊपर या बराह रास्त यमन के ऊपर हमला किया जाए। उसकी एक वजह यह है कि जो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको शायद याद होगा कि ईरान बराह रास्त खुलकर तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन ईरान ने जो अपने 3H हैं
एच समझते हैं ना, ABCD, EFG, H जो होता है, वो 3H जो है, उनके जो एचेस हैं ईरान ने, वो अपने 3Hs को जो है ना इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक किया हुआ है। तो वो लोगों ने पूछा था एचेस क्या है, वो एचेस जो है वो 3H से ये एक हमास है, नंबर 1, नंबर 2 हूती है, और नंबर 3 जो है हिजबुल्लाह है। ये 3 जो इनकी 3Hs जो 3 इनकी जो प्रॉक्सीज जो लड़ रही हैं तंजीमें, जिसको कि ईरान सपोर्ट कर रहा है, इन्होंने ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने नाक में दम किया हुआ है अमेरिका का और पूरे यूरोप का। और उसके बाद से जब कल हौसी ने और यमनीज ने जब ऐलान किया है कि वो आखिरी वक्त तक और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, तो उसके बाद से मैंने कल आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है खलबली मची हुई। और आज सुबह भी जब हमने यूरोपियन यूनियन के अंदर जो वहाँ पे दिफाई के हवाले से जो लोग हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन सब का ये कहना था कि इस मामले के ऊपर जो है ये बहुत संजीदा भी है, अमेरिका भी संजीदा है, बरतानिया संजीदा है, इवन पूरा यूरोप संजीदा है। और वो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस जंग को रोक दिया जाए, लेकिन इसराइल जो है कहीं मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो ये बात भी अब समझ में नहीं आती, या तो अमेरिका पीछे से इसराइल के पुष्ट पर हाथ रखे हुए है और सामने जो है क्या कहते हैं जंगबंदी की बात कर रहा है। ये ख्याल जो है ना मेरा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए इसको तक़वियत पहुंचती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारी वोटिंग होने वाली थी कल जंगबंदी के हवाले से, लेकिन वो फिर मामला जो है मुलतवी हो गया। मुलतवी होने की वजह ये हुई कि ख़तरा फिर पैदा हो गया था कि अमेरिका जो है इस जंगबंदी को वीटो कर देगा, जो कि कल होनी थी दोबारा UAE की तरफ से। तो वो जब हमने मालूमात की और तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो सारे इस पे काम कर रहे हैं, जब उनसे मालूम किया तो उन लोगों का कहना यही था कि उनको पूरा खतरा था कि शायद हो सकता है कि अमेरिका को मजीद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्होंने उसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि कहीं ना कहीं पीछे जो है अमेरिका इसके मौजूद है, लेकिन अमेरिका इस वक्त जो है सामने खुलकर भी नहीं आ रहा। देखिए, मैंने जो अभी आपको आइजनहावर की बात बताई थी, उसकी वजह यह है कि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था, मेरा गुज़िश्ता दिनों का इंटरव्यू था। तो देखिए, उसकी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं मोहतात अंदाज में खबरें दे देता हूं। अगर अमेरिका ने, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, अगर अमेरिका ने बराह रास्त कोई इस वक्त हमला किया, इसीलिए अमेरिका ने जो 12 रुकनी जो टास्क फोर्स बनाई है, जो 12 ममालिक को साथ लिया है, वो इसीलिए लिया है अमेरिका ने कि अमेरिका अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेना चाहता। अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया या ईरान के किसी वेसल्स को या ईरान की किसी भी जंगी जहाज़ को अमेरिकी जहाज़ ने या अमेरिकी जो वहाँ पर बहरी जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं, या अमेरिकन फौजी के किसी अड्डे से अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ, तो जैसे ही आप यकीन करें कि पहले ही हमले के फ़ौरन बाद सिर्फ चंद मिनटों के अंदर ईरान जो है न्यूक्लियर धमाका कर देगा। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। मैंने अपने चैनल से आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जिस चीज़ से ये घबरा रहे हैं और जिस चीज़ से ईरान को रोकना चाहते हैं, ईरान जो है वो चीज़ हासिल कर चुका है, वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। आज मैं खुल के कह देता हूँ, वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो अपने टेबल पे कार्ड नहीं शो करना चाहते। लेकिन जिस दिन, और ये बात अब अमेरिका को पता है कि जिस दिन अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने उसी वक्त फौरी तौर पर न्यूक्लियर धमाका कर देना है। और उसके बाद जब ईरान न्यूक्लियर ताकत डिक्लेयर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर आप यकीन करें कि फिर उसके ऊपर कोई भी मुल्क जो है, जो जितने भी इत्तेहादी हैं जो इस वक्त ईरान के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, वो कोई भी ईरान के करीब नहीं जाएगा। तो ये एक, जैसे मैंने उस दिन कहा था ना कि वो भरम भारी पटारा खाली वाली बात, तो अभी जो भरम भारी है ना, उस भरम को जो है दरहकीकत जो है अमेरिका रोके हुए। और ये जो खबर मैंने आपको दी है, ये इंतहाई बावसूख जरिए से, इंतहाई बहुत ही अहम डीप जो डिफेंस के लोग हैं उनका ये ख्याल है। और उनसे ये बात जब मैंने शेयर की तो ये कहते हैं कि बिल्कुल आपका ख्याल बिल्कुल सही है, ये एक खौफ है इनको। तो इस वजह से ये सारा मामला जो है अभी तक रुका हुआ है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को, खतरात को देखते हुए इसीलिए अमेरिका ने जो है 12 मुल्की इत्तेहाद बनाया है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ईरान से कहीं झपट हो जाती है, जो एक नई वॉर तैयार है अमेरिका और ईरान की, तो वो जवाब के अंदर ये है कि अमेरिका को ही खाली मसला ना हो, और बल्कि उसके साथ दूसरे ममालिक को भी मत पर हमला हो, और दूसरे ममालिक के ऊपर भी जवाबी कार्रवाई ईरान की और ईरान के इत्तेहादियों की तरफ से हो, ताकि फिर वो एक बड़ी वॉर की शक्ल में हो जाए। ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है इस तमाम जंग के अंदर तनहा रह जाए, जैसा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका आपको तनहा नजर आ रहा है। ये सूरत हाल जो है ना इस वक्त खलीज की इंतहाई अहम और बड़ी ट्रिकी किस्म की इस वक्त जो है सिचुएशन खलीज में इस वक्त चल रही है। अच्छा, दूसरा एक ये है कि जंगबंदी के हवाले से अभी बहरहाल एक तरफ तो ये सारे सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये कि कोशिशें हो रही हैं। इस्माइल हानिया जो है मिस्र में मौजूद हैं,
और वो कोशिश कर रहे हैं, और चीन और रूस की भी पसे पर्दा जो है कोशिशें जारी हैं, यूरोप की पूरी भरपूर कोशिशें जारी हैं। लेकिन जैसे कल मैंने आपको बात बताई थी कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये जंगबंदी इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों का खून हो रहा है या गजा के अंदर तबाही हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां नजर आ रही हैं, और इनको नजर आ रहा है कि अब इनकी अक़वाम जो है रोडों पर निकलना शुरू हो गई है, और ऐसा ना हो कि अब इनकी कौम का जो है ना हाथ जो है इनके गिरबानों तक पहुंचे। और जाहिर सी बात है, जब भूख होगी, नंग होगा, तिजारत नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि इन मुल्कों के अंदर बगावत की सी सूरत हाल हो सकती है। तो ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है, या कोई इंडिया की तरह तो नहीं कि वहां लोगों को उठा के मार देंगे 8-10 को। यहाँ ऐसे मुल्कों में इस किस्म की ना अवाम इतनी पावरफुल है कि वो अपनी स्टैब्लिशमेंट को इतनी ताकत नहीं देती कि स्टैब्लिशमेंट यहाँ खड़े हो कि अवाम के 140-50 लोगों को मार दे। तो यहाँ की अवाम जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अपने आप को अपनी एक जिसे कहते हैं कि रियासत के ऊपर अपना रिट रखती है, अपने दावे रखती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त यूरोप को और अमेरिका को इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला किए हुए हैं। बहरहाल देखते हैं, ये सूरत हाल बड़ी ट्रिकी सी है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि गुज़श्ता ये 2 हफ्ते जो है इस हवाले से बहुत अहम है। या तो ये जंग अचानक बहुत बड़ी फैल जाएगी, या फिर ये कि उसमें हो सकता है कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन अभी तक जंगबंदी के कोई मामला नहीं है, क्योंकि हूसी जो है यमन के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब तक गजा के अंदर जंगबंदी नहीं होती और वहां पर इमदाद बाकायदा नहीं जाना शुरू होती, वो अपने हमले नहीं रोकेंगे, और उनके हमले मुसलसल जारी हैं। ये तो हो गई वहां की सूरत हाल। ट्रंप का आपको पता लगा तो मैंने पहले कहा था, आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले भी कहा, 6 माह पहले भी कहा था। कुछ लोगों ने तो हमारा मजाक उड़ा दिया था। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा था कि ट्रंप और इमरान जो है एक ही किश्ती के सवार हैं, तो लोगों ने कहा था कि फैसल साहब आप पता नहीं क्या बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं जब भी बात करता हूँ तो हवा में तीर नहीं चलाता। मेरे पास मेरे वसाइल कुछ ऐसे हैं, मेरे ज़राए कुछ ऐसे हैं। मतलब हो सकता है मेरे पास चुड़ैल ना हो, लेकिन मेरा जो चैनल है ना, मेरी चैनल की चुड़ैलें जो है ना वो तकरीबन सारी दुनिया में फैली हुई। मेरे पास कोई चुड़ैल नहीं है, मुबशर लुकमान के पास होगी, लेकिन मेरे चैनल की चुड़ैलें जो है ना वो बड़ी दूर तक फैली हुई, बड़ी दूर दूर की खबर लेके आती हैं। तो इसलिए 6 महीने पहले मैं बता दिया था कि ट्रंप नाअहल होंगे। आप देख लें, मेरे अभी भी वीलॉग पड़े हैं, स्टेटमेंट्स भी पड़े हुए हैं, और आपने देख लिया कि कल एक अमेरिका की अदालत ने ट्रंप को नाअहल कर दिया। तो ट्रंप का और इमरान का मैंने कहा था कि इन दोनों को एक ही किश्ती में सवार इसलिए रखा जा रहा है कि ये दोनों ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त चैलेंज किया था, और उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हम अहकामात नहीं लेंगे, हम जो फैसले करेंगे अपने मुल्क, अपनी कौम और अपनी आवाम के मफाद में करेंगे। ये असल में बुनियादी एक चीज़ थी, जबकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सारी दुनिया के जो हुक्मरान है वो उनके मफाद के और उनके ऑर्डर्स के ऊपर काम करें। तो ये एक अहम बात थी, मैं बीच में आ गई आपको बता दूं। अच्छा, अब दूसरा पाकिस्तान को थोड़ा सा टच कर लें। पाकिस्तान में बड़े बड़े मजाक हो रहे हैं, हंसी आती है। इलेक्शन कमीशन ने एक 80 नुकाती वो पता नहीं जारी कर दिया कानून, मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन सीधा सीधा चीज़ें मैंने देखी हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब किसी सियासतदान की कोई निजी ज़िंदगी पर बात नहीं की जाएगी, उस पर पाबंदी होगी, फ़ौज का मजाक नहीं होना चाहिए। फ़ौज के मजाक को तो मैं खुद कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए बहरहाल, क्योंकि फ़ौज जो है एक फ़ौज एक मुकद्दस इदारा होती है। जो भी ठीक है, अगर किसी 2-4 जर्नलिस्ट की किसी की भी अगर गलती है तो उसका आप लफ्ज़ पूरी फ़ौज का मजाक उड़ाना किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। लेकिन सियासतदानों के तो इल्ला माशाल्लाह कारनामे ही ऐसे हैं। तो अब जब सियासतदान तो होती भी बराह रास्त पब्लिक के उसके ऊपर होती है, उनकी सपोर्ट होती है, पब्लिक उनको बराह रास्त मुंतखब करती है। तो अगर सियासतदान भी अगर उल्टी सीधी हरकत करें और अगर उनकी कोई बात ना करे तो फिर ये मैं नहीं समझ में आता। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इमरान खान को तो आपने खूब झूठे सच्चे फसाने बना दिए, उनके पता नहीं क्या क्या चला दी, उनको सारा मुसलसल बदनाम करने के बाद अब दूसरों की जब अगर बारी आने लगी तो आपने एक फ़ौरन कह दिया कि जनाब ये इस पर पाबंदी होगी। तो ये बहरहाल अवाम का फैसला है कि वो सोचे कि क्या ये कानून किस हद तक बेहतर है। दूसरा, पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के लिए भरपूर जनाब कोशिशें जारी हैं। मेरे पास मैंने मालूमात की हैं, तमाम आरओज जो हैं वो जो है पीटीआई के उम्मीदवारों को फॉर्म जारी नहीं कर रहे, लेकिन जहां फार्म जारी हुए, ये मैं आपको पक्की रिपोर्ट बता रहा हूं, जहां फार्म जारी हो जाते हैं मजबूरन लोग पहुंच जाते हैं, धक्काशाही अगर ले लेते हैं तो फिर होता ये है कि वहां से उनको बता दिया जाता है कि भाई XYZ जो है पीटीआई का उम्मीदवार है, वो फार्म लेकर गया है। तो पीछे ही उसके जनाब वो हमारी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं सादी वर्दी में 2-4 और जूते हाथ मार के ना उससे फार्म छीन लेते हैं। ये इस किस्म की बदमाशी हो रही है। मैं क्या यही कह रहा था कि यार क्या जरूरत है ऐसे इलेक्शन कराने की, खामा ना कराएं इलेक्शन तो बेहतर है, बिठा दें इसी तरह नवाज शरीफ को, जो अमेरिकन एजेंडा जो लेकर आ रहे हैं वहां से, जो
जो ऑर्डर्स हमारे चीफ साहब उसके ऊपर अमल दरामद करें। खामखा बिलावजह कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं और कौम को बिलावजह मुसीबतों में डालेंगे, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। क्योंकि मेरे पास अभी तक, जैसे मैंने कहा था, अभी भी इत्तला है कि पीटीआई को ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे और बल्ले का जो है ना इंतखाब जो है निशान वो भी शायद हो सकता है नहीं देंगे। मैंने रात को पता किया था तो उन्होंने ये कहा गया था कि पीटीआई को कोशिश ये की जाएगी कि बल्ले का निशान ना दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का अंदर ही, जो लोग फैसला साज हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमने इस तरह किया तो फिर हम पर खुली एक किस्म की मुखालफत का इल्ज़ाम आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है। बहरहाल मेरे पास ये इत्तला है कि बल्ले का निशान है, आपको मैं दे रहा हूँ, मेरे पास इत्तला है कल तक कि इमरान खान को, पीटीआई को बल्ले का निशान ये नहीं देना चाहते। दूसरा, बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था वो डेरा इस्माइल खान पहुंच गया है। उसकी मंजिल इस्लामाबाद है। देखें वो पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता, क्या सूरत हाल है। लेकिन इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छी बात है, अगर अल्लाह करे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। और परवेज इलाही के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो 6 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आर्मी चीफ के बारे में आपको नहीं कुछ खबरें सुनी होंगी कि आर्मी चीफ के बारे में कहा है, शाहीन सबाई साहब ने भी कहा था और एक किसी चैनल के ऊपर भी मैंने देखा था, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि वो 2030 तक कुछ काम करेंगे और उनका प्लान है वो। एक तो मैंने आपको बताया, वो जो उनका प्लान है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो तो आप कह रहे हैं, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि उनका प्लान यही है कि खित्ते के अंदर जो अमेरिका का एक प्लान है कि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वो देनी है, पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टेंस देनी है अमेरिका को, और खित्ते के अंदर भारत की बालादस्ती को कबूल करना है, खित्ते के अंदर भारत को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करना है, कश्मीर के मसले को ख़त्म करना है। जो जिसके पास है वो उसी के पास रहेगा, और पता नहीं भारत जो हमारे पास है वो हमें रहने भी देता है कि छीन के ले जाता है, इसका भी तो कोई पता नहीं है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल सारी यही है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है अपनी बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करेगा। IMF जो कुछ कह रहा है, IMF के साथ ये पाकिस्तान चलेगा। IMF की और वर्ल्ड बैंक की जितनी शराइत हैं वो जो दे रहे हैं, वो मतलब यस सर के तौर पर जितनी बातें हैं वो ये करेंगे। तो 2030 तक आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंतहाई फर्माबरदार एक मुल्क जो है ना, या फर्माबरदार बेटे की तरह जो है ना मगरिब के, वो सामने बनकर आएगा और फिर वो अमन एक होगा। अब उस अमन में क्या सूरत हाल अमन की होगी, उस अमन के लिए हमें क्या खोना पड़ेगा, ये तो फिर आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहरहाल अब बाकी फैसले करना है जो आवाम का है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी सूरत हाल होती है कल इंशाल्लाह अपना तज्जिया लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।